हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी पाठशाला विथ हिमांशी। आज के जो प्रश्न हैं आपके ऐसे ही आपको सीधे एग्जाम में दिखेंगे। ये आपका पूरा ये समझिए कि हर जो आपका सिलेबस है सीडीपी का, उससे प्रश्न उठा के रखे गए हैं, जो कि आपका एक तरीके से मॉडल पेपर है। तो आप अपना स्कोर कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्वैतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है द्वैतत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पीयरमैन। क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन आपके जो है द्वैतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इन्होंने बुद्धि के द्वैतत्व सिद्धांत को कब दिया था? तो दिया था 1904 में। कब दिया था? 1904 में दिया था। एक और बात जो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि बुद्धि के दो कारक जो बताए गए हैं स्पीयरमैन द्वारा, वो क्या है? या जी कारक या एस कारक जो होते हैं, उनको किसने बताया है? इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो देख लीजिए। देखिए, एक तो आपका है एस कारक, एस फैक्टर, ठीक है, एक्स फैक्टर। दूसरा है आपका जी फैक्टर। अब एस फैक्टर क्या है आपका? तो एस फैक्टर है आपकी विशिष्ट योग्यता, ठीक है, और एस फैक्टर क्या है आपकी? सामान्य योग्यता, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने दो कारक बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की है? तो जो आपके मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है, वो किसने स्थापित की है? तो ये आपके बुंड, विलियम बुंड ने की थी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विलियम बुंड ने कब की थी? तो ये की गई है 1879 में। कहाँ पर? जर्मनी में। कहाँ पर की गई है? जर्मनी में की गई है, ठीक है। तो अगर ये पूछ दे कि किस विश्वविद्यालय में, तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने पहली आधिकारिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, और इन्हें जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं को अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? तो किसने किया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, गाल्टन ने, ठीक है। जो आपके सर फ्रांसिस गाल्टन थे, इन्होंने व्यक्तित्व भिन्नताओं और मानवीय विशेषताओं को मापने के लिए क्या किया था? मानवमित्तीय जो प्रयोगशाला थी, उसकी स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। मनोवैज्ञानिक बायोगैस की कहाँ के थे? तो कहाँ के थे मनोवैज्ञानिक बायोगैस की? तो ये आपके थे रूस के। कहाँ के? रूस के थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो लैब बायोगैस की हैं, वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, एक तो पहले इनका ये बहुत फेमस सिद्धांत रहा है। इसके द्वारा इन्होंने समझाया था कि जो सीखना होता है, वो समाज और भाषा की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है। मतलब इनका मानना था, जो भी हम सीखते हैं ना, वो समाज और भाषा की भूमिका के द्वारा ही सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ये कथन किसका है? तो काफी अच्छा कथन है, और ये आपका कथन जब भी व्यवहारिक बुद्धि के बारे में बात हो रही हो, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? त्रिचापीय सिद्धांत। त्रियामी सिद्धांत नहीं, त्रिचापीय सिद्धांत, ठीक है, लिख देंगे त्रिचापीय सिद्धांत। किसका? बुद्धि का। तो ये इन्होंने दिया था, ठीक। और व्यवहारिक बुद्धि को इन्होंने कॉन्टेक्चुअल बुद्धि कहा है, जो व्यक्ति के परिवेश और संस्कृति से प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? तो देखिए, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे.एम. ओझा, ठीक है। ओझा कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं, इसलिए जे.एम. ओझा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण क्या है? इसको हम बोलते हैं डीएटी। क्या बोलते हैं? डीएटी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हम डीएटी बोलते हैं, जो कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलन द्वारा, मतलब अनुकूलन के लिए जे.एम. ओझा द्वारा किया गया था, ठीक है। क्यों? ताकि भारतीय छात्रों की क्षमताओं का सही मापन हो सके। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। किस अक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है? देखिए, ये काफी अच्छा प्रश्न है। एएसटी किस नाम से जाना जाता है? आर्म्ड सर्विस एप्टीट्यूड। क्या जाना जाता है? आर्म्ड सर्विस एप्टीट्यूड। तो आपका क्या सही हो जाएगा? आर्म्ड सर्विसेज
अविक्षमता, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। मतलब सैन्य सेवाओं में जो चयन के लिए उपयोग किया जाता था इसको, और संक्षेप में अगर हम कहें तो इसको एएसटी या एएसवीएवी के नाम जैसे नामों से भी संदर्भित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? देखिए काफी अच्छा प्रश्न है। हमने आपको बताया था सबसे पहले जो है मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो आपकी दर्शन शास्त्र से हुई है। कहाँ से हुई है? दर्शन शास्त्र से। फिर उसको आत्मा का विज्ञान, फिर मन का, फिर चेतना का, और अब आपके जो है आधुनिक में व्यवहार का विज्ञान मानते हैं, ठीक है। प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया है, जो कि आपकी दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए आप किसके व्यवहार को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आत्म नियंत्रण को, है ना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेल्फ कंट्रोल वो प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छाओं, अपने आवेग, अपने व्यवहार को सामाजिक नियमों या व्यक्तिगत लक्ष्यों के अनुसार निर्देशित करता है। तो यही आपका आत्मनियंत्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है ना। तो किसके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप अंत निरीक्षण कहें या निरीक्षण कहें, तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इज द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंत निरीक्षण या फिर आत्म अभिव्यक्ति से मिलता जुलता जो भाव होता है वही सही है। देखिए आप जो अंत निरीक्षण है ये स्वयं की अनुभूतियों को देखने की प्रक्रिया होती है ना। हालांकि जो प्रश्न का भाव है वो आत्म प्रस्तुति या फिर आत्म अभिव्यक्ति की ओर अधिक संकेत करता है, बट यहाँ क्योंकि ऑप्शन में है नहीं तो फिर हम अंत निरीक्षण की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य या स्याही धब्बे होते थे? तो किस में होते थे स्याही धब्बे? तो ये आपकी जिसमें 10 कार्ड की बात हो रही है कि 10 कार्ड होते थे, वो कौन सा परीक्षण था? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो रोसा परीक्षण जो था, रोसा स्याही परीक्षण के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ बातें और जान लेते हैं। तो इसकी खोज किसने की, मतलब ये किसका परीक्षण था, किसने विकसित किया था? तो ये किया था आपके हरमन रोसा ने। किसने विकसित किया था? हरमन रोसा ने, ठीक है। अच्छा इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट। क्या कहते हैं? इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होते थे, 10 कार्ड होते थे जिन पर स्याही के धब्बे होते थे, जिनका उपयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता था। तो एक और प्रश्न बन गया कि ये इसका जो प्रयोग है किसके लिए होता था? तो व्यक्तित्व मापन के लिए होता है, ना कि बुद्धि के लिए। किसके लिए होता है? व्यक्तित्व मापन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? देखिए व्यक्तित्व के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है, इससे आप क्या समझ रहे हैं? अभी हम इसको आपको अच्छे से समझाएंगे, पहले इसका आंसर जानेंगे। तो सबसे ज्यादा जो सही आंसर है इसका, तो वो हो जाएगा 50 से 70 के बीच में। मतलब जो आपके आधुनिक शोध हैं वो भी बताते हैं कि लगभग 50 से 70% आपकी जो शारीरिक बीमारियां हैं, जैसे हृदय रोग और उच्च रक्तचाप, तो ये क्या है कि मनोवैज्ञानिक तनाव या दबाव से जुड़ी होती हैं, मतलब स्ट्रेस से जुड़ी होती हैं। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से ऐसी बीमारियां हैं, कितने प्रतिशत ऐसी हैं बीमारियां जो आपके स्ट्रेस से जुड़ी होती हैं। किससे? देखिए दबाव को यहाँ पे स्ट्रेस समझिए आप। क्या समझिए? स्ट्रेस, ठीक है। तनाव समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए? तनाव। तो स्ट्रेस से जुड़ी हुई हैं ये बीमारियां। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है या किसके द्वारा प्रकाशित है? तो ये है आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रैपलिन। जो एमिल क्रैपलिन थे, इन्होंने मानसिक रोगों के वर्गीकरण में जो है बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है, और इन्होंने ही मानसिक विकारों के जैविक जो आधार है उन पर जोर देते हुए इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे,
तो जो असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के कौन जनक थे? ऐस इस तरीके से प्रश्न पूछा है, बट है ये बहुत ही इजी प्रश्न। ये है आपके सिगमंड फ्राइड। इसको ही मनोविश्लेषणात्मकवाद भी कहते हैं, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की अगर खोज की बात करें, नींव की बात करें, तो फ्राइड ने ही की थी। और इन्होंने अचेतन मन के माध्यम से असामान्य व्यवहारों की व्याख्या की है, जिससे क्या होता है, आधुनिक मनोचिकित्सा की शुरुआत हुई है। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड के माध्यम से इन्होंने असामान्य व्यवहारों की व्याख्या की है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। तो फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटिस। किसको? हिप्पोक्रेटिस के जो है, अगर हम बात करें, चिकित्सा शास्त्र का जनक भी माना जाता है इनको। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? व्यक्तित्व के 4 प्रकारों का वर्गीकरण किया है। व्यक्तित्व के 4 प्रकारों का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी तक मिले हैं? सामूहिक पागलपन के प्रमाण जो हैं वो किस शताब्दी से मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो मध्यकाल में क्या हुआ था कि मध्यकाल के जो यूरोप में आपका सामूहिक पागलपन की घटनाएं, जैसे कि आप मान लीजिए डांसिंग मैनिया एक उदाहरण है, तो विशेष रूप से ये इसी शताब्दी के बीच में देखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है, तो कौन सा लक्षण हो जाएगा आपका? देखिए, ये इसका हो जाता है, ना तो भय, ना रोग, ना कष्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आशंका। ठीक है, मन स्नायु जो विकृति है उसमें व्यक्ति वास्तविकता से कटा नहीं होता है, बल्कि वो क्या करता है, अत्यधिक चिंता और आशंका और तनाव महसूस करने लगता है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो देखिए, आप उनको क्या करेंगे? सजा देंगे या फिर पारितोषिक देकर? ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उदाहरण देकर आप उनमें चोरी की जो आदत है वो छुड़ा सकते हैं। नैतिक शिक्षा और महापुरुषों के उदाहरण देकर आप बच्चों में मन में ईमानदारी के प्रति और सकारात्मक भाव पैदा करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका माना गया है कि आप उनको उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अधिगम का शिक्षा में योगदान है, तो अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है? देखिए, व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं, और समायोजन में भी जो है योगदान देती है। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से सभी में जो है शिक्षा में योगदान है। ठीक है, अधिगम का सीखना व्यक्ति के व्यवहार को बदल भी देता है, उसे नए अनुभव भी देता है, और वातावरण के साथ आप सामंजस्य बैठाने में भी मदद मिलती है आपको। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। थकान का कारण नहीं है, हाईलाइट कर लीजिए, नहीं पूछा है। तो कौन सा कारण ऐसा है जो थकान का कारण नहीं है? विश्राम आपकी थकान का कारण कभी नहीं होता है, क्योंकि उससे तो रिलीफ मिलता है ना। कोई दूर करने का उपाय है विश्राम। अगर आप रेस्ट करते हैं तो आपकी थकान दूर होती है, ना कि बढ़ती है। तो निरंतर कार्य और खराब रोशनी थकान के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? तो किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका जीवन की अस्थिरता का। देखिए, आज के समय में क्या हो गया है कि नौकरी, रिश्तों और भविष्य की असुरक्षा जो है वो मानसिक तनाव भी दे रही है, और खराब मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारण भी है। ठीक है, तो जीवन की जो अस्थिरता है वही आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। लिंग का निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? देखिए, अगर यहाँ पे लिखा होता कुछ और ऑप्शन होता तो किसी और ऑप्शन के, लिंग का निर्धारण बात पूछ रहा है। अगर जेंडर के निर्धारण की बात करें तो वो समाज द्वारा हो जाता है, लेकिन यहाँ लिंग की बात हो रही है, तो लिंग का निर्धारण आपके पिता के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? पिता के द्वारा। तो लिंग का निर्धारण जो है वो पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, यानी कि क्रोमोसोम्स पर। और पिता से अगर एक्स गुणसूत्र मिलता है तो लड़की होती है, और यदि वाई गुणसूत्र मिलता है तो लड़का होता है। नेक्स्ट टाइम कोई भी अपनी वाइफ को या किसी और वुमन को बिल्कुल भी मतलब ब्लेम नहीं करें कि आपके द्वारा ये लड़की हुई है या लड़का हुआ है। इसका मुख्य कारण जो है लिंग का निर्धारण का, वो पिता ही होता है, वो मेल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। देखिए, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का जो विकास है वो प्रारंभ होता है सिर से। किससे? सिर से प्रारंभ होता है। विकास के सिद्धांत के अगर हम अनुसार बात भी करें तो हमारा दिशा क्या बताती है?
या तो केंद्र से बाहर की ओर बता रहा होता है या सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, यही तो बता रहा होता है। अच्छा, इसको कहते क्या है? तो इसको कहते हैं सेफेलोकॉडल। क्या कहते हैं? सेफेलोकॉडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेफेलोकॉडल दिशा में होता है। तो अंततः हम कह सकते हैं कि संवेदनशीलता सबसे पहले सिर के क्षेत्र में विकसित होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। जन्मोत्तर मतलब जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था क्या है? तो जन्म के बाद की जो प्रमुख अवस्था है या दूसरी अवस्था बोला गया है यहाँ पे, कौन सी? दूसरी अवस्था। पहली अवस्था तो आपकी शैशवावस्था होती है, दूसरी अवस्था आपकी बाल्यावस्था हो जाती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहली आपकी इन्फेंसी होती है जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है, तो किसका हाथ है? देखिए, यौन परिपक्वता में सबसे ज्यादा हाथ अगर किसी का है तो वो है आपके पीयूष ग्रंथि का। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि या प्यूट्रेटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अन्य ग्रंथियों को सक्रिय करती है ये ग्रंथि, और इसी से किशोरावस्था में यौन अंगों का विकास और परिपक्वता आती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। वीर पूजा की भावना जागृत होती है तो किसके लिए? तो किशोरावस्था में जागृत हो जाती है। ठीक है, किसमें जागृत हो जाती है? किशोरा अवस्था में। किशोरावस्था को हम एडोलसेंस भी कहते हैं, और एडोलसेंस में किशोर किसी भी आदर्श व्यक्ति, जैसे उनके खिलाड़ी हो गया, कोई नेता हो गया, कोई भी हो गया, तो उनके प्रति वो अत्यधिक श्रद्धा रखते हैं या उनको अपना आइडल मानने लगते हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश करने लगते हैं, और इसको ही हम वीर पूजा कहते हैं, हीरो वर्शिप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। तो देखिए, संरक्षणशीलता ज्यादा अगर होगी तो वो बालक को अव्यवहारिक बना देगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या बना देगी? अव्यवहारिक। कैसे? जो माता पिता हैं वो बच्चे को अधिक असुरक्षा देते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, अधिक सुरक्षा मतलब ओवर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, है ना, यहाँ मत जाओ, ये मत करो। तो जब आप ज्यादा ही प्रोटेक्शन करते हैं, ज्यादा ही प्रोटेक्ट करने लगते हैं, तो बच्चा क्या है, बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करना सीख ही नहीं पाता है। मतलब ये तो वो दब्बू बन जाता है या तो फिर वो अव्यवहारिक बन के रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? ऐसे बच्चों को नाजुक बालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि नाजुक, अरे यार आप तो बड़ा नाजुक हो, है ना, ऐसे ही तो बोलते हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, क्षीण शरीर है उनका, कमजोर हृदय वाले हैं, है ना, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, कम उनमें सहनशीलता है, और मतलब कि बच्चों को सामान्यतः नाजुक या शारीरिक रूप से निर्बल बालक की श्रेणी में ही रखा जाता है, जिनमें कम सहनशीलता होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन 35 बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? यहाँ 35 देखिए गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ प्रश्न गलत है। ये है कि चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? तो ये आपका उपयोगी हो जाता है। देखिए, चिन्ह भाषा और श्रवण दृश्य विधियों का आप प्रयोग कर रहे हैं तो मंदित श्रवण वाले। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को सुनने में कठिनाई होती है ना, उनके लिए सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज जिसको कहते हैं, और दृश्य सामग्री मतलब विजुअल एड्स जिसको कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा ऐसे व्यक्ति को? तो ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक एवं मानसिक उनकी परिपक्वता हो गई है तो उनको बोलते हैं प्रौढ़। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब व्यक्ति अपनी वृद्धि और विकास के सभी स्तरों को पार कर पूर्ण शारीरिक और मानसिक जो आपकी परिपक्वता है वो प्राप्त कर लेता है तो उसको हम अडल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अडल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अडल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे। आप कमेंट में बताएं कि आपने कितने सही किए हैं, कितने ऐसे प्रश्न थे जो आपको पहले से पता थे, और अपनी राय कमेंट में जरूर दिया करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।